हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एकेएस सिविल एकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का है बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह और एक और वीडियो इस सीरीज़ में आप लोगों के लिए आने वाली है। तो दोस्तों, अभी तक ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है जहां पर हम इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं, इस बात का पता लगाते हैं कि 2024 के प्रीलिम्स में क्या प्रश्न आने वाले हैं, तो उसी क्रम में 5 वीडियोस में आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, जहां पर ऑन एन एवरेज हर वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं। और जो लगातार जो डिमांड थी, जो भी सीरीज के साथ जितने भी एस्पिरेंट्स इस सीरीज के साथ कनेक्टेड हैं कि क्वेश्चंस की क्वांटिटी को मैं बढ़ा दूं और नंबर ऑफ वीडियोस को भी मैं बढ़ा दूं, तो आज ये 6th नंबर का वीडियो है इस सीरीज में। अब मैं प्रयास करूंगा कि डेली आपको 2-2 वीडियोस तो मिले ही मिले, हर 12 घंटे के गैप में आपके पास एक वीडियो पहुंचे और हर वीडियो के अंदर कम से कम 3-4-5 क्वेश्चंस तो रहे ही रहे, या कि आपकी एक दिन के अंदर आराम से आपके 10-10 क्वेश्चंस, 8-8 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो सके। और मैं लगातार आपको दोस्तों बता रहा हूं कि इस सीरीज का जो उद्देश्य है वो 1000, 2000, 3000, 5000 जो जीके के प्रश्न होते हैं, जो रैंडम जीके के क्वेश्चंस होते हैं, उनको करना नहीं है। इस पूरी सीरीज का जो पूरा उद्देश्य है वो स्ट्रिक्टली एमपीपीएससी की तरफ झुका हुआ है। एमपीपीएससी पास्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछ चुका है और उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, उसकी सीरीज है ये। इस सीरीज का उद्देश्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम पूरा जीएस कवर करने बैठे हैं और इसके 1000 उसके 2000, बिल्कुल नहीं। वो यूट्यूब पे इतनी वीडियोस उसके लिए अपलोडेड हैं 10-10 घंटे की, 20-20 घंटे की, आप वहां से देख सकते हैं। कई सारी किताबें अवेलेबल हैं। भविष्य में ऐसी एक अल्टीमेट सीरीज मैं भी शुरू करूंगा कि जिस सीरीज का अगर आप पार्ट बन गए तो हिंदुस्तान का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी जीएस का एमसीक्यू आप चुटकियों में करोगे, वो सीरीज मैं भी शुरू करूंगा। लेकिन ये सीरीज बिल्कुल आपके ऊपर लोड नहीं डालती है। आप दिन के 10-15 मिनट देखते हो और आपका पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। तो इस सीरीज का महत्व आप अलग समझें, और वो जो कंप्लीट जीएस एमसीक्यूज होता है उनका महत्व अपना अलग रहता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा प्रयास केवल यही है कि कभी भी आप प्रीलिम्स देने जाएं, 2024 का आपका प्रीलिम्स जो है आने वाला है, तो उससे पहले हम आपको 100, 200, 300, 400 क्वेश्चंस जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित हों, बिल्कुल प्रिसाइजली उसी के ऊपर, उसका मेन लक्ष्य है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा आपको, ये मेरा वादा है आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, ये 2023 में जो है एक क्वेश्चन बना था। ये बेसिकली फिज़िक्स पर आधारित जो है क्वेश्चन है। और फिज़िक्स में भी अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में जो यूनिट 7 है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर लूं, आपके सिलेबस में जो यूनिट नंबर 7 है बेसिकली उस पर जो है ये आधारित था। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी की जो है ये बात करता है। और ये क्वेश्चन, जिससे पहले कि मैं आपको समझाऊं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूनिट नंबर 7 का 28 घंटे का कंप्लीट लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर इसी पर जो है मौजूद है। और कई बार जनरली बच्चे उसमें एस्पिरेंट्स उसमें प्रश्न करते हैं कि सर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, भाई नया सिलेबस और पुराने सिलेबस में यूनिट नंबर 7 के अंदर ऑलमोस्ट कोई बदलाव नहीं है। और जो भी पोर्शन यूनिट नंबर 7 का बदलता है कि DRDO ने और कौन से इन्वेंशंस कर दिए या ICMR ने और कौन से इन्वेंशंस कर दिए, तो वो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है। करंट अफेयर्स तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, आप में से अगर कोई भी व्यक्ति टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है तो भाई कमेंट में लिंक होती है, ज्वाइन कर लो, उसमें इतना सारा फ्री कंटेंट है, उसका लुफ्त उठाओ, इतनी सारी PDFs का। तो यूनिट नंबर 7 के जो पूरे बेसिक्स होते हैं ना, एकदम तगड़े वाले, जो स्टार्टिंग में पूरी फुल फिजिक्स केमिस्ट्री जो पूरी समझाई जाती है, तो पूरा लेक्चर अवेलेबल है, उसको देखो। थर्मोडायनेमिक्स मैंने ऐसी गजब लेवल की उसमें समझाई है, आपको मतलब आत्मा तृप्त हो जाएगी। सेम रूल अप्लाई होता है यूनिट नंबर 9 पे। यूनिट नंबर पूरी 9, यूनिट 9 जो है 18 घंटे की पूरी लेक्चर जो है चैनल पर डाला हुआ है, तो उसका भी आप लुत्फ उठाएं। ठीक है, चलो अब देखो जरा एक बार कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन देखो भाई, ये कह रहा था कि जब भी किसी इकोसिस्टम में, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो एनर्जी होती है ना वो डिक्लाइन हो जाती है, यानी कि जो
जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होता है, वो घट जाती है। कब घट जाती है? जब हम लोअर लेवल से हायर लेवल पर जाते हैं। अब दोस्तों ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन इस सीरीज में करा चुका हूं। पिछली जो 5 वीडियोस बनी है उसमें से एक सीरीज आई थी जहां पर मैंने आपको पूरा ये कैसे पूरा इकोसिस्टम काम करता है, ये लोअर ट्रॉपिक लेवल होता है, ये हायर ट्रॉपिक लेवल होता है, फिर और हायर ट्रॉपिक लेवल होता है कि सबसे ऊपर बैठी है ईगल यानी कि चील, वो किसी और को खाएगी। जैसे कि मान के चलो वो मेंढक को खा रही है, फिर मेंढक घास को खाएगा। तो ये पूरा क्या होता है? ये पूरा एक इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना। तो इस पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। वैसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन आप लेवल देखो, इन्होंने इसमें थर्मोडायनेमिक्स की भी जो है एंट्री करवा दी है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैसे ही हम लोअर वाले ट्रॉपिक लेवल से, यानी कि जो नीचे वाला, जो निम्न वाला जो पोषण स्तर है, वहां से जब हम हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं तो जो एनर्जी है वो क्या होती जाती है? एनर्जी का लेवल कम होता जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनमें से कौन से रूल से कनेक्टेड है? तो दोस्तों इसका बड़ा सिंपल सा आंसर था। इसका जो कनेक्शन है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो है इसका संबंध है। मैंने इसी के ऊपर क्वेश्चंस आज आगे और डिजाइन करे गए हैं, तो इसलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत उच्च कोटि के क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने डाले हैं। आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल अल्टीमेट लेवल का। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जब हम लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाते हैं, अभी हम लोअर लेवल पर हैं, जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो डाउन क्यों होती चली जाती है? तो वो आप समझना, वो इसीलिए होता है कि जैसे कि मान के चलो ऊपर कौन बैठा है? ऊपर मेंढक बैठा है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए कि यहां पर फ्रॉग है और यहां पर जो है घास है। तो घास के अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। तो घास के अंदर जितनी ऊर्जा है, तो जब उस घास को मेंढक खाएगा तो मेंढक के अंदर घास की टोटल ऊर्जा नहीं जाएगी, क्योंकि मेंढक जब घास को खाएगा तो इस दौरान रेस्पिरेशन भी करेगा, श्वसन भी करेगा, सांस भी लेगा, तो उसमें भी कई सारी एनर्जी का लॉस होगा, है ना, समझ रहे? तो घास के अंदर जो ऊर्जा है, जब वो घास मेंढक के पेट में जाएगी, तो ये मत समझना कि घास की टोटल ऊर्जा मेंढक के अंदर ट्रांसफर हो गई, टोटल एनर्जी फ्रॉग के अंदर ट्रांसफर हो गई। ऐसा नहीं होता। फ्रॉग रेस्पिरेशन करेगा, श्वसन करेगा, तो उसमें काफी सारी एनर्जी जो है, ऑलमोस्ट 90% एनर्जी उसमें लॉस हो जाती है, वो मात्र 10% ही ट्रांसफर हो पाती है। अब उस मेंढक को मान के चलो सांप ने खा लिया, तो मेंढक के अंदर जो ऊर्जा है उसका मात्र 10% सांप के अंदर पहुंच पाएगा, क्योंकि सांप उस खाने को पचाने को मेहनत करेगा, तो उसमें एनर्जी लॉस होगा। सांप को ऊपर बैठी चील ने खा लिया, तो सांप के अंदर जो ऊर्जा है उसका लगभग 10% ही चील के पास पहुंचेगा, क्योंकि चील भी मेहनत करेगी, श्वसन करेगी, रेस्पिरेशन करेगी, तभी सांप को खा पाएगी। तो इस तरीके से जब हम एक लोअर ट्रॉफिक लेवल से, एक निम्न पोषण स्तर से एक उच्च पोषण स्तर पर, हायर ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं, तो एनर्जी का क्या होता है? डिक्लाइन होता है, लॉस होता है, एनर्जी का नुकसान होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन से लॉ को फॉलो करता है? ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। थर्मोडायनेमिक्स नहीं याद है, समझना है पूरा डिटेल में, तो मेरा वो यूनिट नंबर 7 का लेक्चर देख लो, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। और थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली मैं आपको याद दिला दूं अगर आपको नहीं आ रहा, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी स्टडी होती है, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा अध्ययन होता है जहां पर हम हीट और हीट का संबंध दूसरी एनर्जी के फॉर्म से कैसा है, उनके रिलेशन को हम पढ़ते हैं। कि एक तरफ हमारी हीट हो गई और दूसरी तरफ ऊर्जा के दूसरे रूप हो गए, तो हीट के बीच में और ऊर्जा के दूसरे रूपों के बीच में जो कनेक्शन होता है, उसकी जो हम स्टडी करते हैं, उसी को थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। शुरू में जो शब्द है थर्मो, उसका मतलब ही होता है हीट, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऊष्मा और ऊर्जा के अन्य रूपों के बीच में क्या संबंध होता है। यही बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स है। इसके 4 रूल्स भी होते हैं, है ना। आपसे कोई पूछ ले कि कितने रूल्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, तो इसके 4 रूल होते हैं। अब मैं आपको चलो आगे चलो क्वेश्चन पे अब हम जो है प्रस्थान करते हैं। इसका क्वेश्चन समझ में आया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी अच्छा खासा आपको समझ में आने वाला है, धैर्य रखिए। तो इसका आंसर मैंने बेसिकली आपको ये बता दिया था कि इस बार एग्जाम में बना था। मैंने आपके लिए क्या प्रश्न बनाया है यहां पर, देखिए 1 नंबर प्रश्न है कि भाई ये बताओ कि कितनी परसेंट एनर्जी का लॉस होता है,
कितनी प्रतिशत ऊर्जा नष्ट हो जाती है जब हम एक लोअर लेवल से एक हायर लेवल की तरफ जाते हैं। मतलब जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो भैया ये बताओ आपकी कितनी परसेंट एनर्जी जो है ट्रांसफर हो पाती है। बेसिकली ये जो है कहने की बात यहां पर हो रही है। तो मैं आपको बताता हूं। ये बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से यहां पर पूछा गया है। इसमें ये पूछ रहा है कि कितनी परसेंट ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा एक स्लाइटली मुझे यहां पर एक बदलाव करना पड़ेगा, ध्यान से सुन लो। वैसे कायदे से जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इसका आंसर कि कितनी परसेंट ऊर्जा नष्ट हो जाती है। नष्ट पूछ रहा है ना ये, तो देखो बॉस नष्ट हो जाती है 90%। और नष्ट होने के बाद अब 90% तो यहां पे विकल्प में है ही नहीं, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि नष्ट हो जाती है 90% और कितनी ऊर्जा एक लोअर लेवल से अप लेवल तक जा पाती है। तो दोस्तों बची हुई जो 10% ऊर्जा होती है केवल वही एक लोअर लेवल से ऊपर लेवल पर जा पाती है। तो इस क्वेश्चन में हम बदलाव क्या कर सकते हैं कि हाउ मच परसेंट ऑफ एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल, कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्न से उच्च पोषी स्तर तक कितनी प्रतिशत ऊर्जा पहुंच पाती है। तो मात्र 10% ऊर्जा पहुंच पाती है और इसी को हम लोग 10% रूल के नाम से भी जानते हैं। तो कितनी प्रतिशत ऊर्जा पहुंच पाती है, तो जब ये पूछे कि कितनी पहुंच पाती है तो आंसर क्या देना है 10%। जो क्वेश्चन 2023 में बना है वो भी इकोसिस्टम पर बेस्ड था, फूड चेन पर बेस्ड था, और ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है ये भी इकोसिस्टम पे पारिस्थितिकी तंत्र पर ही आधारित है कि कितनी परसेंट ऊर्जा नीचे से ऊपर पहुंच पाती है किसी भी फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में, तो मात्र 10%। और अगर ऐसे पूछे कि कितनी नष्ट हो जाती है तो भाई 10% पहुंच पा रही है तो बाकी की 90% क्या हो रही होगी, नष्ट हो रही होगी। ये नीट में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो ये बहुत शानदार, बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। अब बताओ कि थर्मोडायनेमिक का संबंध बनाया था क्वेश्चन में, तो एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि भैया जो थर्मोडायनेमिक्स होता है, जो ऊष्मा गतिकी होती है, इसके कितने नियम होते हैं। तो इसके दोस्तों नियम होते हैं 4, वो भी अभी हमने डिस्कस किया था। लेकिन गलती मत कर देना, 1 2 3 4 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स के जो नियम होते हैं वो शून्य से चालू होता है। पहला होता है जीरोथ यानी कि शून्य, फिर होता है फर्स्ट नियम, फिर होता है सेकंड नियम, और फिर दोस्तों होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो कौन सा है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो क्या कहता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना तो ऊर्जा को आप बना सकते हो ना ऊर्जा को आप नष्ट कर सकते हो, बस उसका रूप बदलता रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। सुना है कि नहीं सुना? तो यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिविधि का पहला नियम। तो यहां पे तो पूछ रहा था कि टोटल लॉ कितने होते हैं, तो हमने बता दिया 1 2 3 4, 4 इज द राइट आंसर। हो गया सिंपल। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बना देते हैं आपके लिए। चलो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी मैंने आज आपको समझा ही दिया स्टार्टिंग में कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो एग्जैक्टली है क्या, ऊष्मा गतिकी है क्या चीज। तो क्या ये स्टडी है, स्टडी करता है रिलेशनशिप को, किसके रिलेशनशिप को, एक तो हीट, और हीट का रिलेशन ऊर्जा के दूसरे रूपों के साथ, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के साथ क्या है। मैंने एग्जैक्टली यही डेफिनेशन आपको बताई थी, और ऑप्शन नंबर ए ही सही लग रहा है, क्योंकि बाद में अगर आप देखोगे ना, केमिकल एनर्जी की स्टडी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैकेनिकल एनर्जी की स्टडी ऐसा भी कुछ भी नहीं होता, मैकेनिकल एनर्जी की स्टडी ऐसा भी कुछ भी नहीं होता। मतलब ये बाकी के 3 ऑप्शंस हमको सरासर जो है फिलहाल गलत नजर आ रहे हैं। बाकी के 3 ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं हमको, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स होती है उसमें नाम में ही भाई शुरू में ही आ गया ना हीट, तो हीट का संबंध ऊर्जा के दूसरे रूपों के साथ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यही है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। जैसे ही व्यक्ति ये डायनेमिक नाम का शब्द सुनता है ना, तो उसको ना जाने वो क्यों मैकेनिक्स के साथ घुसा देता है, तो वो गलत है, ऐसा अपने को नहीं करना है। ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पर ही पूरी निर्भर रहती है ये सीरीज, वहीं से मैं पूरा इनपुट उठाता हूं। ठीक है, चलिए ये आ गया, ये एक डिफिकल्टी हाई लेवल, ये हाई डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन बनाया है मैंने।
बिल्कुल उच्च कोटि का। क्या बोलता है कि थर्मोडायनेमिक के कितने नियम हैं टोटल? 4। अब इनमें से कौन सा लॉ है जो कि एंथैल्पी की बात करता है? किसकी बात करता है? एंथैल्पी। एंथैल्पी को हिंदी में एंथैल्पी ही कहते हैं या फिर पूर्ण ऊष्मा कहते हैं। पहले मैं एंथैल्पी का आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी चीज के अंदर कितनी हीट एनर्जी, कितनी ऊष्मा ऊर्जा उसके अंदर स्टोर है, उसको हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है ना? एंथैल्पी मतलब किसी भी चीज के अंदर कितनी हीट एनर्जी स्टोर्ड है, समाई हुई है। तो दोस्तों जो एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देता है इस नियम के बारे में जानकारी। तो कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो हमको एंथैल्पी की जानकारी देता है? याद रखना बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो पहला वाला नियम है वही कहता है कि एनर्जी को ना तो तुम खत्म कर सकते हो ना तुम एनर्जी को बना सकते हो, बस उसका रूप बदल सकता है। मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं अंदर ही बैठी रहती है, अंदर हीट बैठी रहती है, ऐसे आप करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज इसका जो न्यूमेरिकल प्रूविंग है कि मैं फॉर्मूला लिख के आपको प्रूव करूं, तो ये एमपीपीएससी में अपना पूछता नहीं है, तो जबरन की उस चीज पे हमको जाना नहीं है। ठीक है ना? तो एंथैल्पी मतलब किसी भी चीज के अंदर कितनी ऊष्मा, कितनी हीट एनर्जी स्टोर्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा लॉ देता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको एंथैल्पी के बारे में बताता है। अब एंथैल्पी जैसी ही एक और चीज होती है एंट्रोपी। वो भी हाई डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है, वो भी लेके आया हूं आपके लिए, वो भी देख लो कि भाई कितना डिफिकल्ट बनाएगा, बना ले। एग्जाम से हम कह रहे हैं भाई कितना डिफिकल्ट बनाएगा, बना चल। ठीक है? उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या है, ये पूछता है एंट्रोपी। आ गया ना एंट्रोपी, कि वो ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम है, थर्मोडायनेमिक्स का वो कौन सा लॉ है जो कौन सा कॉन्सेप्ट देता है? एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होता है? देखो, एंट्रोपी मतलब किसी भी चीज की एक ऐसी मतलब ऐसी कहते हैं ना कि किसी भी चीज के अंदर एक ऐसी इच्छा कि वो अपने रूप को बदलना चाहती है और अपने रूप को तितर बितर मतलब डिसऑर्डरली रूप अपना बनाना चाहती है ना? अव्यवस्थित रूप अपना बनाना चाहती है किसी भी चीज की ये इच्छा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कोई भी ठोस चीज होती है, किसी भी ठोस चीज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एकदम टाइटली पैक होते हैं, तो वो इधर से उधर भागते नहीं है, तो वहां पर जो एंट्रोपी होती है वो कम होती है, यानी कि जो अव्यवस्था होती है वो कम होती है। उसकी जगह लिक्विड उठा लो, लिक्विड मत उठाओ, गैस उठाओ। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप गैस को किसी भी कंटेनर के अंदर भर दो तो पूरी जो गैस होती है उस कंटेनर की शेप ले लेती है। गैस के मॉलिक्यूल कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी फलाना कभी ढिमकाना, इधर से उधर भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं। तो मतलब उसमें जो अव्यवस्था है, उसमें जो डिसऑर्डरनेस है वो ज्यादा है, तो मतलब गैस की एंट्रोपी होती है ज्यादा, और सॉलिड वाले अपनी जगह पे बैठे रहते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उसकी एंट्रोपी होती है कम। ठीक है? लिक्विड के अंदर कॉम्बिनेशन होता है, ना तो बहुत ज्यादा अव्यवस्था होती है ना बहुत कम अव्यवस्था होती है, मतलब लिक्विड की एंट्रोपी लगभग मैनेजेबल रहती है। ठीक है? जैसे कि एक और मैं आपके लिए एग्जांपल अगर डिजाइन करना चाहूं, क्लास में बैठे हुए बच्चे सारे अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, इधर से उधर भाग तो नहीं रहे, अव्यवस्थित तरीके से तो नहीं है, तो क्लास की एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था, तो क्लास की एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी, बिकॉज सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। ठीक है? किसी कैफे पे चले जाओ जहां पर खूब भीड़ है, ये दो वो दो ये दो वो दो, सब भीड़ लगी पड़ी है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर पूरी तरीके से अव्यवस्था है, कभी कोई किधर कभी कोई किधर, तो कैफे की एंट्रोपी कैसी होगी? हाई होगी, वहां की अव्यवस्था कैसी होगी? हाई होगी। ठीक है? तो एंट्रोपी के बारे में हमको कौन बताता है? एंट्रोपी के बारे में हमको थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लॉ बताता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमको एंट्रोपी के बारे में बताता है। हो सकता है एग्जाम में एंट्रोपी का मतलब भी पूछ ले 4 ऑप्शंस में डिजाइन करके, इसीलिए मैंने आपको एंट्रोपी का मीनिंग खूब एग्जांपल लगा के समझा दिया है, और एंथैल्पी का मीनिंग भी इसीलिए बता दिया है। ठीक है? तो एंट्रोपी कहां पर समझाई हुई है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और एंथैल्पी कहां समझाई हुई है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
एंड वंस अगेन आज का तो खैर ये सेशन कंप्लीट हो गया है। 5 क्वेश्चंस मैंने इसमें अरेंज करे हैं, खूब मॉडरेट टू हाई डिफिकल्टी लेवल जो बन सकता है, क्योंकि एमपीपीएससी का लेवल अब ऑलरेडी काफी हाई हो गया है। और वापस मैं कहूंगा कि अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं जो यूनिट नंबर 7 में जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, जिनको फुल मैंने न्यूमेरिकल के साथ भी समझाया, तो वो यूनिट नंबर 7 का आप वो मेरा 28 घंटे का जो मेगा वीडियो है उसके स्टार्टिंग के आधे घंटे के पोर्शन में सब कुछ मैंने निपटा दिया समझा के ये बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप उसको भी जो है देख सकते हो। और आज की वीडियो खत्म होती है तो जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी और चीजें कि आपको मैं प्रॉपर समझा पा रहा हूं या नहीं, क्योंकि कम से कम समय में मुझे आपको पूरा क्रक्स जो है उस चीज का देना है, चाहे कितनी भी वो डिफिकल्ट चीज हो। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करता हूं वीडियो नंबर 7 में इसी सीरीज के अंदर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।